नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। आज बड़ी खबर है ईरान से आ रही है। 4 महीने के बाद वहां जो ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई का अंतिम संस्कार हो रहा है। 28 फरवरी को ही जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर अटैक किया था, उसके बाद अगले ही दिन उसी दिन रात में उनकी आ, मौत हो गई थी। और उसके बाद फिर जिस तरीके से ईरान ने इस लड़ाई में अमेरिका और इसराइल दोनों को सबक सिखाया, वो पूरी दुनिया ने देखा। एक ऐतिहासिक लड़ाई। और उसके बाद जिस ईरान को अमेरिका और इसराइल को लग रहा था कि वो कुछ दिनों की लड़ाई में परास्त कर देंगे, आखिरकार देखा जाए तो परास्त इसराइल और अमेरिका को होना पड़ा। अभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की, उसके बाद युद्ध विराम हुआ, फिर एक स्थायी शांति समझौते के कोशिश की, वो भी हुआ। वो फाइनल उसको एक शेप देने की कोशिश हो रही है। और अभी भी डोनाल्ड ट्रंप लगे हुए हैं कि किसी तरीके से ईरान के साथ कुछ समझौता कर सकें। इधर जिस तरह से आज आयतुल्लाह अली खमेनी के 6 दिनों तक उनका अंतिम संस्कार की जो रस्में हैं वो चलेंगी। तेहरान में हो रहे हैं अंतिम संस्कार की जो रस्में हैं, और उसमें जिस तरह से लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी है, ईरान से ही नहीं बल्कि ईरान के बाहर से भी। और अंतिम संस्कार की कुछ रस्में इराक में भी होंगी। इसको देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि आयतुल्लाह अली खामेनेई को कितना समर्थन था अपने ही देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में। और कहा भी ये जा रहा है कि ये अली खामेनेई को शुरू में ही मार देना ये सबसे ज्यादा भारी पड़ा इसराइल और अमेरिका को। यानी उनकी जो युद्ध रणनीति थी वो पूरी तरीके से फ्लॉप रही, क्योंकि खामेनेई की मौत ने पूरे ईरान को ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय को, शिया समुदाय को एकजुट कर दिया। अब इस अंतिम संस्कार करीब 4 महीने के बाद जब हो रहा है, तो इसमें जो तस्वीरें जो आ रही हैं उनके क्या राजनीतिक मायने हैं, किस तरीके से क्या उनका आगे की राजनीति पर असर पड़ेगा, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में आपका। और इससे आज जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, हालांकि भारत में भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ईरान से ये जो तस्वीरें आ रही हैं, उम्मीद भी थी कि इसी तरह से तस्वीरें आएंगी, उनके जो अंतिम संस्कार में भीड़ उमड़ेगी। अमेरिका और इसराइल के लिए ये तस्वीरें कितनी परेशानी पैदा करने वाली हैं, या फिर किस तरीके से वहां इसको देखा जा रहा है, इंटरप्रेट किया जा रहा है? देखिए मिश्रा जी, असल में देखिए ये जो जनता उमड़ी है न केवल ईरान में, इराक में, बल्कि 4-5 देशों के अंदर, और अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ी है। इसी प्रकार की जनता अमेरिका में भी उमड़ी थी, लेकिन जो अमेरिका में उमड़ी थी उसका उद्देश्य डिफरेंट था। वहां पे वो ट्रंप साहब के खिलाफ उमड़ी थी, लाखों की संख्या में सब शहरों में उमड़ी थी। और यहां पे जो उमड़ी है, सोचिए जो खबरें मिल रही हैं, जनाजे में करीब 2 करोड़ लोग हैं। 2 करोड़ जो वहां से फोटोग्राफ्स आ रही हैं, उससे लग रहा है कि मतलब ऐसा, देखिए मौत तो देखिए सबकी होनी है मिश्रा जी, मौत तो सबकी होनी है, लेकिन ऐसी मौत हो जिसमें 2 करोड़ लोग श्रद्धांजलि देने इकट्ठे हो जाएं, इसका माने शख्सियत तो बड़ी विशेष थी जी। देखिए अमेरिका ने जो गलती की थी, केवल एक खुमैनी साहब की हत्या करके नहीं की थी, बल्कि उससे बड़ी घटना जो हुई थी, जो 165 छोटी छोटी बच्चियों के स्कूल पे आक्रमण करके उनको मार दिया था। तो उसी से अमेरिका जो है घृणा का पात्र बन गया था, इजराइल घृणा का पात्र बन गया था। और यही कारण है कि आज के तारीख में इजराइल के मंत्रियों को जब वो जाते थे वहां पे कहीं पर, तो उनको विरोध का सामना करना पड़ता था, अमेरिका को विरोध का सामना करना पड़ता था। यूरोप में और सारे मित्र राष्ट्रों ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया था, क्योंकि देखिए जो हमारे सनातन धर्म में माना जाता है, सत्य के साथ रहिए, धर्म के साथ रहिए। असत्य और अधर्म के साथ आप दादागिरी से लोगों को दबा तो सकते हैं, लेकिन लोग दिल से आपकी श्रद्धा नहीं करेंगे। और ये तानाशाहों को समझ लेना चाहिए। अगर आप गुंडाई से शासन करेंगे, अगर लोगों को दबा के शासन करेंगे, जिस दिन आप कमजोर पड़ेंगे लोग आपको ठोक देंगे। बिल्कुल। इसलिए हमेशा तो खुमैनी साहब के बारे में बताया जाता था कि मौत के पहले वो गरीबों के घर में चले जाते थे। बड़ा सादा उनका जीवन था, बड़ा सादा जीवन था, और जनता के बीच में जाते थे, जनता से संवाद करते थे, सुनते थे,
बोलते कम थे, ज्यादा सुनते थे, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब उनसे मुलाकात हुई थी, 10 मिनट की मुलाकात होनी थी, 1 घंटे तक चली थी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद ये कहा कि वो पूरे समय बोले नहीं, केवल सुनते रहे। केवल एक शब्द बोला लास्ट में जब संवाद खत्म हो रहा था कि भाई हमारे यहां तो केवल शिया सुन्नी है, हम इनको नहीं संभाल पा रहे हैं, आप अपने देश के अंदर इतने सारे समुदाय और जातियों को कैसे संभालते हैं। खैर, मनमोहन सिंह के जमाने तक हमारे देश के अंदर इस प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। 2014 के बाद वो भी समस्या भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बीएचपी ने क्रिएट कर दी है। बिल्कुल, ये यहाँ पर तो जो समस्या है वो अब दिखाई ही पड़ रही है, क्या कुछ हो रहा है। लेकिन वो समस्या कहाँ तक चली गई है, राम मंदिर तक को लूट लिया जा रहा है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, लगातार बात हो भी रही है। लेकिन अगर ये खामेनेई के अंतिम संस्कार और इसको ये देखा जाए, अब किस तरीके से इसको देखा लिया जाए अखिल स्वामी जी, आगे जो परिस्थितियां हैं, अब डोनाल्ड ट्रंप फिर से जो जिस तरह से वो बयानबाजी करते रहे, वो कह रहे हैं कि हमने तो 6 दिन का टाइम दे दिया है, उसके बाद हम फिर समझौते की बात करेंगे। लेकिन उनके बयान वैसे भी बड़े हंसी के पात्र बन चुके हैं, हास्यास्पद बयान है। पर ये एक बार फिर ये बयान जो दिखाई पड़ रहा है कि बातचीत को लेकर, ये उनकी बेताबी दिखाई पड़ रही है और या उनकी जरूरत दिखाई पड़ रही है, या फिर ये किस तरीके से इसको आप देखते हैं? देखिए, वास्तविकता यही है, वही जो हमारे यहाँ असल में मुहावरे से हमारे भारतीय लोग बहुत सारी बात कर देते हैं जो शायद विदेशी उससे परिचित नहीं है। भाई उनके यहाँ अगर मान लीजिए अंकल है तो अंकल है, अंकल के अलावा तो कुछ है नहीं। हमारे यहाँ तो चाचा, ताऊ, मौसा, मौसेरा, फूफा, फूफी, मतलब इतने सारे उसके हैं कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट आदमी तक पॉइंट आउट कर सकते हैं। ये हमारी खूबसूरती है। तो वही थे कि चौबे जी गए बने थे छब्बे और बन गए दुबे। भाई उन्होंने सोचा था कि चीन के ऊपर एक अपनी दबंगई का दाग छोड़ देंगे, और रूस ने जैसे यूक्रेन में दुस्साहस किया और यूक्रेन से 4 साल से फंसा हुआ है, तो वो ये सबक सिखाना चाहते थे कि आई एम द बॉस जी। अब आई एम द बॉस तो रहा नहीं, अब तो ईरान ने उनको ठोक दिया अच्छी तरह से। माने जितना अमेरिका उनके खिलाफ कर पाया उससे ज्यादा उनके जो बेस थे उनको सबको अमेरिका ने, ईरान ने ठोक दिया, और वो सब के सब एक तरह से ईरान के साथ नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हो गए। अब जो भी टर्म्स एंड कंडीशन ये समझौते के बारे में हो रही हैं, अगर उसको कोई भी विस्तृत रूप से पढ़ेगा और समझेगा तो पता चलेगा जीत तो ईरान की हुई है। तो अगर यथास्थिति बनाए रखते, वेनेजुएला में अमेरिका ने जो किया, डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया, गैर कानूनी था, अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ था, लेकिन तब तक उनकी धाक जमी हुई थी। लेकिन उन्होंने सोचा कि ग्रीनलैंड भी ले लो, कनाडा भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो। उन्होंने कहा कि चलो अब ईरान को भी ले लो, और पूरा ईरान के तेल पे, और इराक हमारा है ही, बाकी सब देश हमारे हैं ही, और पूरा तेल पे हमारा कंट्रोल हो जाएगा। रूस को तरसा तरसा के मारेंगे हम। रूस के पास चलिए तेल है, वो तो बच जाएगा, लेकिन चीन को तरसा तरसा के मारेंगे, केवल रूस पे डिपेंडेंट हो जाएगा वो। लेकिन ये देखिए ईरान ने कैसा सबक उनको सिखाया। तो वही है कि चौबे जी बने गए थे छब्बे और बन गए दुबे। तो अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम, और डोनाल्ड ट्रंप के मित्रों ने भी जी, भाई अब डोनाल्ड ट्रंप तो एक अकेले नहीं है, उनके 2 ही मित्र बचे हैं। इजराइल, वो भी इजराइल भी कभी कभी आंखें दिखा देता है, कभी बता है कि वो इधर कुछ अगर समझौते की बात होता है वो लेबनान पे अटैक कर देता है, लेबनान उन पर अटैक कर देता है। फिर ये शर्त शामिल होती है कि लेबनान और शर्तों में उनको भी शामिल किया जाए, क्योंकि लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह और बाकी लोग हैं, वो मानी बात है कि भाई शांति हो तो पूरी हो, नहीं तो लड़ते रहो। फिर ईरान को तो हराने में आपको 50 साल लग जाएंगे, आप उन्हें हरा नहीं पाओगे, और उससे क्या होगा, विश्व की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। तो अमेरिका को यह पता चल गया कि इतना बड़ा ब्लंडर उन्होंने कर दिया है, तो इसलिए वो समेटना चाहते हैं इसको, और एक अच्छा एग्जिट रूट लेना चाहते हैं जिससे उनकी भद न पिटे। लेकिन भद तो पिट चुकी है। बिल्कुल, ये पिट चुकी है, और बिल्कुल सही आपने कहा कि वो एक उम्मीद कुछ लेकर गए थे और आखिरकार उससे मिला कुछ उनको। यार सोचा तो रहा होगा उन्होंने कि 10-12 दिन में हम निपटा देंगे ईरान को, वैसे ही जैसे वेनेजुएला को निपटा दे रहे थे, या फिर वो निपटा ही दिए, और दूसरे देशों को, ग्रीनलैंड तक, वो कनाडा को अपना 51वां राज्य बनाने की पूरी तैयारी कर रहे थे। अभी भी बयान आते रहते हैं। लेकिन ईरान ने बता दिया कि आपको कैसे, आपकी जो आकांक्षाएं हैं उन पर कैसे पानी फेरा जाता है।
यहाँ एक जो और महत्वपूर्ण बात है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, जिस तरीके से ये भीड़ उमड़ी हुई है खामेनेई साहब के अंतिम संस्कार में, अब ये इज़राइल तो बिल्कुल पड़ोस में है, इज़राइल के ऊपर क्या बीत रही होगी? और ये भीड़ कोई ऐसा नहीं कि ईरान, इराक या अरब देशों की है, पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर गए हुए हैं, तमाम देशों के लोग गए हुए हैं। ये देखकर, और इसके पहले भी पूरे युद्ध के दौरान जिस तरह से ईरान का तमाम देशों ने खुलकर समर्थन किया, जिन्होंने खुलकर समर्थन नहीं भी किया, उनके यहाँ भी एक इस युद्ध में ईरान के प्रति जो सिंपैथी थी, और अमेरिका इज़राइल के प्रति जो एक कहा जाए कि एक दूरी बनाई तमाम देशों ने। अब ये तस्वीरें देखकर इज़राइल को क्या लग रहा होगा कि हमारी सारी रणनीति, सारी कुछ जो हमारी कोशिशें थी वो पूरी नाकाम हो गई? नहीं, देखिए, वो इजराइल की रणनीति कम है, वो नेतन्याहू की रणनीति ज्यादा है। नेतन्याहू जी। जानता है कि जिस प्रकार से उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल घोषित किया जा चुका है और जितने हम्म। उस पर केसेस चल रहे हैं, वो तुरंत जेल जाएगा अगर वो युद्ध को रोक देगा। तो ये तो जी। उसका अपना व्यक्तिगत एक राजनीतिक मसला है जिसकी वजह से वो युद्ध को नहीं रोक सकता। वो अपने देशवासियों को हमेशा ये संदेश देना चाहता है कि हम युद्ध के बीच में हैं, और जैसे हमारे देश के अंदर होता है ना राष्ट्रीयता और राष्ट्र प्रेम और भारत माता की जय, वैसे इजराइल माता की जय भी होती होगी। जैसे हमारे यहाँ हो गया जी। मदरलैंड, फादरलैंड, अब एक नया बन गया है हाँ। सिस्टरलैंड। तो हम्म। फादरलैंड, मदरलैंड, सिस्टर इन लैंड। अब हो सकता है 2-4 साल फादर इन लॉ लैंड हो जाए और फादर इन लॉ, मदर इन लॉ लैंड हो जाए। अब कोई भरोसा नहीं है, पिछले 12 साल से जो हो रहा है कोई चीज असंभव नहीं है। वरना हम तो मदरलैंड, फादरलैंड, ग्रैंड फादरलैंड केवल हिंदुस्तान को मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता जी। पार्टी वाले फादरलैंड, मदरलैंड, सिस्टरलैंड, इन्होंने ये सब मानना शुरू कर दिया। तो हम क्या करें? जी, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि ये वहाँ अब इज़राइल की ये पॉलिसी नहीं, बल्कि ये पॉलिसी नेतन्याहू की रही। और देखा भी हम लोगों ने किस तरह से इज़राइल में भी लगातार विरोध प्रदर्शन होते रहे, वैसे ही जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो रहे थे। इज़राइल की तो तस्वीरें बहुत कम निकल आके बाहर आ रही थी, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल मीडिया ने भी कुछ रिपोर्ट किया और कुछ ही इज़राइल के अपने मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, और उससे पता लग रहा था कि नेतन्याहू किस तरीके से घिरे हुए हैं अपने देश में। विपक्षी पार्टियां, आने वाले दिनों में वहां भी संसदीय चुनाव हैं, अब मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका में भी हैं। इन दोनों देशों, और सबसे ज्यादा जो ईरान के खिलाफ हमला था उसके पीछे यही बात थी कि नेतन्याहू किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहना चाहते हैं। ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ देना उनको लगा कि ये एक फायदे वाला सौदा होगा। लेकिन चुनाव के लिहाज से भी देखा जाए तो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों के लिए ये घाटे का ही सौदा साबित हुआ है। क्या कहते हैं आप? नहीं नहीं, देखिए, घाटे का सौदा तो आप ये सोचिए ना, ईरान के अंदर ऐसा तो नहीं था कि जो अयतुल्ला थे उनकी खिलाफत नहीं थी। भाई 5-10 बिल्कुल थी। परसेंट लोग उनके खिलाफ थे, राइटिस्ट लोग हम्म। उनके खिलाफ थे। और यह भी दिखाने का प्रयास हुआ था गोदी मीडिया के माध्यम से कि साहब औरतों पे बड़ा अन्याय होता है, अत्याचार होता है, और बड़ी औरतें जो है वहां पे बड़ी दुखी हैं। जबकि बाद में पता चला, जो युद्ध से पता चला ना, ये तो कि वहां की जी। औरतें जो है सबसे ज्यादा लिटरेट हैं और साइंटिस्ट हाँ। हैं। वो ये अपने सैटेलाइट मेकिंग वगैरह में यूज करती, मतलब ऐसा नहीं है वहां, ये तो बाद में पता चला। अच्छा, ये भी पता हाँ। चला कि ईरान के अंदर आपने देखा लाखों लोग रात रात भर सड़क पे इकट्ठे होते थे। जी। इजराइल में नहीं होते थे, अमेरिका में सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए नहीं होते थे। इसका मतलब हाँ। यह है कि इजराइल ने एक गलती और कर दी। बाकी तो जो गलती की सो की, ईरान के जनता को एकजुट कर दिया। बिल्कुल। जी। भाई आप ये सोचिए ना, सॉलिडेरिटी जैसे हमारे देश में हमने देखा था डॉक्टर हम्म। लाल बहादुर शास्त्री जी के जमाने में। एक दिन उन्होंने कहा कि एक दिन खाना छोड़ दो, लोगों ने छोड़ दिया। इंदिरा जी के जमाने में 1971 में, जब जी। 1971 में पूरा देश एकजुट हो गया था, अटल जी तक ने इंदिरा जी को दुर्गा माता कह दिया था। आज के तारीख में क्या ये कल्पना कर सकते हैं? भाई भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही हिंदू मुसलमान बांट दिया है। जब हिंदू मुसलमान बांट दोगे तो मुसलमान से कैसे अपेक्षा करोगे कि आपके साथ खड़ा रहे? अच्छा, हिंदू भी ये चाहते हैं कि भाई एक ब्रदरहुड बना रहे सारे हिंदू मुसलमान से, तो उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि ये जो तुम कर रहे हो सिखों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ और मुसलमानों के साथ, ये अनुचित है। इसलिए तो एकजुटता को ईरान ने दिखा दिया। इस युद्ध के बाद ईरान की जनता तो एकजुट हो गई और इजराइल और अमेरिका की जनता जो है वो विघटित हो गई।
बिल्कुल, ईरान की जनता की एकजुट। और आप जो आप कह रहे हैं कि वहाँ क्या विरोध नहीं था खामेनेई का, बिल्कुल विरोध था। कुछ ही दिन पहले वहाँ पर गृह युद्ध वाले हालात बने थे। हालांकि वो गृह युद्ध के जो हालात थे उसको भी किस तरह से अमेरिका और इजराइल ने एक कहा जाए कि स्पॉन्सर कर रखा था। और ट्रंप तो ये कह रहे थे कि बस आप लोग वहां पर गृह युद्ध छेड़ो और हम लोग पहुंच रहे हैं, मदद पहुंच रही है। कहीं कोई मदद नहीं पहुंची। स्थिति अब यहाँ आ गई। आप मदद कर रहे थे कि ईरान को बर्बाद करने के लिए वहां के लोगों का सहारा ले रहे थे। स्थिति ये आ गई कि आप अपनी मदद को नहीं आप कर पाए, अपनी मदद के लिए अब आप परेशान हो रहे हैं। ये जो आप अपनी तक मदद नहीं कर पाए, इसने अमेरिका की जो दबंगई थी इस पूरे मध्य पूर्व के इलाके में, पश्चिम एशिया के इलाके में, इस दबंगई को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया। बेनकाब ही नहीं कर दिया, खत्म भी कर दिया। अब आप देखिए, जब जो बेसेज जो बेस थे यहाँ पर, जो आर्मी बेस थे, पूरे नष्ट हो गए। अब जब दोबारा उन बेस को जो थोड़े बहुत बचे भी हैं, जब वहां से हमला करना पड़ रहा है, तब उनको कितना समझ में आ रहा है। यानी, और दूसरी बात यह कि अब नए सिरे से आपको वो सारे ठिकाने बनाने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब ये मध्य पूर्व के देशों में भी ये हलचल पैदा हो रही है। इस पर चर्चा हो रही है, बात हो रही है कि उस देश के ऊपर हम लोग अरबों खरबों डॉलर खर्च करते रहे, वो अपनी अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, तो हमारी क्या कर रहा है। तो ये जो एक ऑरा क्रिएट किया गया था अमेरिका को, वो जो ध्वस्त हुआ है, वो नुकसान तो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ऐसा लगा है कि वो सदियों तक याद रहेगा पूरे अमेरिका को। और जो विरोध हो रहा है वो भी इसीलिए रहा है। देखिए मिश्रा जी कहते हैं ना इलाहाबाद की भाषा में, आप भी इलाहाबाद के हैं, मैं भी इलाहाबाद का हूं, हनक बनी रहनी चाहिए, हनक। हाँ। अभी तक अमेरिका की हनक बनी हुई थी, अब हनक खत्म हो गई। ये तो भारतीय है, किसी कारण से, मैं नहीं जानता मोदी जी किस कारण से डोनाल्ड ट्रंप की हर बात को मानते हैं, नेतन्याहू की हर बात को मानते हैं, आई डोंट नो। लेकिन ये यूरोप के देशों ने समझ लिया, ये फ्रांस ने समझ लिया, जर्मनी ने समझ लिया, इटली ने समझ लिया, इंग्लैंड ने समझ लिया कि भाई ये आदमी इतना ज्यादा पागल है कि ये जाके अगर ईरान में ये कर सकता है, वेनेजुला में कर सकता है, कल आके यूके पे कहेगा यूके पे हमारा शासन होगा, हम सरकार चलाएंगे। कल हो सकता है कि भारत में, भाई भारत में बड़ी अशांति है, मंदिर में बड़ी चोरी हो रही है, अब मैं जो है शासन चलाऊंगा और मैं हिंदुस्तान को रन करूंगा। भाई क्या कर सकते हैं भाई, अगर वेनेजुला के अंदर जो हुआ था हमें उसका विरोध करना चाहिए था, हमने उसका विरोध नहीं किया, किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन जब ये यूरोप के देशों ने देखा कि भैया इनका दुस्साहस तो बढ़ता जा रहा है, तो ईरान की तरफ बढ़ गए, ये तो हमारी तरफ भी आ सकते हैं, उन्होंने विरोध करना शुरू किया, मौके पे उन्होंने दांव दे दिया। देखिए यही एक कारण है मिश्रा जी, आप देखिए हमारे देश के डॉक्टर मनमोहन सिंह में और मोदी जी की कार्यप्रणाली में जो बड़ी आलोचना लोग करते हैं, जो नासमझ होते हैं, जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको बात तो समझ में आती नहीं है। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कहा जाता है कि जब मुंबई अटैक हुआ था उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं की गई, और मोदी जी ने देखिए सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, ऑपरेशन। भाई आप देखिए, कंपैरिजन करके देखिए, एक होता है बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय जिसमें शांति से शत्रु को हराया जाता है, और एक होता है मूर्खतापूर्ण निर्णय जिसमें उत्तेजना में अपना नुकसान किया जाता है। भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया, भारत सरकार ने उस समय क्या किया, उन्होंने डॉजियर बनाया, सारे सबूत इकट्ठे किए, सबूत में ये प्रूव हो गया कि कसाब पाकिस्तान से आया था, जितने आतंकवादी थे वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड थे, और उन डॉजियर पे जाके पूरे विश्व के अंदर, हर देश के अंदर चर्चा की गई, और पूरे विश्व ने माना, विश्व ने माना कि पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है टेररिज्म को, और मुंबई ब्लास्ट उन्होंने किया, लोगों ने पाकिस्तान की मदद नहीं की जी। इस बार क्या हुआ भाई, एक पहलगांव के अंदर अटैक हुआ। भाई अगर पहलगांव में अटैक हुआ था तो बेसिक प्रश्न तो यह था कि अटैक क्यों हुआ, हु इज रिस्पॉन्सिबल। देखिए पाकिस्तान और चीन तो चाहेंगे हमारे देश के अंदर अशांति पैदा करना, ये तो हमारा कर्तव्य है ना, ये तो हमारी सरकार का कर्तव्य है कि हमारे देशवासियों की रक्षा करने का कर्तव्य तो भारत सरकार का है। हमने भारत सरकार से पूछा नहीं, 26 लोगों की शहादत हो गई और हमने कहा हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, और 3 दिन के बाद समझौता कर लिया। अब जनता अगर इसको शांति से सोचे, भाई आप सोचिए ना, मान लीजिए मैं एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए आप किसी को घर में जाके पीट दें और पुलिस आए और पुलिस कहे कि साहब क्या आपने पीटा, आपको क्या कहना चाहिए, मतलब आपने पीटा है, मान लीजिए पीटा है, आप क्या कहेंगे, कोर्ट में जाके कहेंगे हाँ मैंने पीटा है, कोर्ट कहेगी उठाओ इन्हें 10 साल के लिए अंदर करो,
बिल्कुल। और हाँ। यही कहेंगे ना साहब, हम थे ही नहीं वहां पे साहब, हम तो मुंबई गए हुए थे। 90% केस हाँ। में यही होता है। अच्छा, यहां तो हम्म। ऐसी सरकार है जो कहती है हाँ हमने ठोका, जी। हमने सीमाओं का अतिक्रमण किया, हमने मारा। अरे यार, हाँ। तो पूरे विश्व समुदाय ने कहा ये तो खुली जी। गुंडागर्दी है भाई। अच्छा, डॉसियर दे नहीं रहे, प्रूफ दे नहीं रहे। हाँ। अगर यही प्रूफ आपके पास है, मान लीजिए कि जो पहलगांव और पुलवामा में हुआ इसके प्रूफ है कि पाकिस्तान ने किया। हम्म। भाई ये जो हुआ है अभी भरत तिवारी का, भरत भूषण तिवारी का बिहार के अंदर, भाई जी वो जी, आदमी बिहार ना में है। तो किसी केस था उसके ऊपर, एक केस नहीं था। हाँ। अच्छा, रिवॉल्वर उसके पास थी, पुलिस के सामने रिवॉल्वर उसने फेंक दी, तब आपने एनकाउंटर कर दिया। जी। अरे पॉइंट ये है कि आप ये प्रूव तो करो कि दोषी है। प्रूव कौन करेगा दोषी हम्म। है? कोर्ट करेगा। कोर्ट अब करेगा, खुद हाँ। ही आप उठा के उसको मार दो। भाई अब ये पहलगांव जी। पुलवामा में अगर हमारे पास प्रूफ है तो हमें देना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि ये बिल्कुल पाकिस्तान ने बिल्कुल। कराया है, तब तो लोग पाकिस्तान की मदद न करें। लेकिन प्रूफ आपने दिया नहीं और कह दिया हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। अच्छा, उसके बाद और देखिए, पचासों लोगों को भेज दिया विदेश में। हाँ, अच्छा, उसका विक्टिम कार्ड, उसका फायदा किस तरीके से पाकिस्तान अब उठा रहा है, प्रोफेसर रखेल स्वामी जी। आप ये देखिए कि अब वो मध्यस्थता कर रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में वो मध्यस्थता कर रहा है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको एक अलग उसकी आइडेंटिटी बन रही है। और ये सारी चीजें इस घटना के, ऑपरेशन सिंदूर के बाद की चीजें हैं। अमेरिका और दूसरे देशों से उसको लगातार वर्ल्ड बैंक तक से कितनी सहायता मिल गई, कैसे मिल गई। ये यही विक्टिम कार्ड उसने खेला कि देखिए जिन्होंने मारा है वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि यहाँ यहाँ आपको एक कहा जाए कि डिप्लोमेसी इसी को कहते हैं कि आपको दिखाना है कि आप कर भी दे रहे हैं किसी के खिलाफ कार्रवाई, और किसी को पता भी नहीं चल रहा है। यहाँ आप कर नहीं रहे हैं और सब कुछ बता दे रहे हैं ऐसा कि जैसे आप हमलावर हो। तो ये नुकसान, लेकिन इस इस फॉरेन पॉलिसी को लेकर इतनी चर्चाएं होती हैं, इतनी आलोचना होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार को किसी तरह की आलोचना से कोई फर्क पड़ता है, अखिल स्वामी जी। नहीं, वो इसलिए नहीं फर्क पड़ता ना, चुनाव आयोग उनके साथ है, बिल्कुल पैसा उनके बिल्कुल। पास जी है। जी। भाई उनके पास था पैसा है, करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए है उनके पास। मंदिरों की, अब ये पता चल रहा है बद्रीनाथ केदारनाथ में भी चोरी हुई है, तो हाँ। महाकाल में भी चोरी हुई है, राम जन्मभूमि में जी चोरी हुई है। अरे लाखों करोड़ों की चोरी निकलेगी, 2-2.5 लाख करोड़ की चोरी निकलेगी। फिर पूंजीपतियों का रेड होती है, फिर उनको जेल भेजा जाता है, फिर उनसे कंपनी ले ली जाती है, राष्ट्रीय सेठ को दे दी जाती है, फिर 1.5 करोड़ जंगल काटने की अनुमति दे दी जाती है। जिस देश में यात्रा होती है वहां पे राष्ट्रीय सेठ के लिए कोई प्रोजेक्ट ढूंढा जाता है। लाखों करोड़ों रुपए उनके पास है भाई। भाई आप खुद सोचिए, हमारे देश की जो मिश्रा जी स्थिति है, देश के जी। 80% लोग ऐसे हैं जो बेचारे ये सोचने समझने की शक्ति में नहीं है कि राष्ट्र के लिए अच्छा क्या है। उन्हें तो है भैया हमें 10-20 हजार रुपए मिल गए, चलो 2-3 महीने हमारा काम बढ़िया चल जाएगा। अब इलेक्शन के पहले भारतीय जनता पार्टी के पास इतना पैसा है, वो 20-20 हजार रुपए दे देंगे लोगों को एक एक वोट का। अपोजिशन के पास जी। 1 रुपए नहीं है। अब टीएमसी का जो 400-500 करोड़ का फंड था उसको सीज कर दिया। अच्छा, ये आज खबर मिली है, अभी भी खबर मिली है, जो टीएमसी का बागी ग्रुप है उनके हेडक्वार्टर पे भी उन्होंने कब्जा कर लिया है। अच्छा, वो पार्टी पे भी कब्जा हो जाएगा, चुनाव चिन्ह पे भी कब्जा हो जाएगा, हर चीज पे कब्जा हो जाएगा। तो भाई आप अच्छा, लड़ेंगे कैसे? आपका स्रोत दो कहीं नहीं, पैसा ही नहीं है। 2 दिन पहले वो इलेक्शन कमीशन से मिलकर गए थे और उसके बाद जाते ही वहां उन्होंने पार्टी पर भी कब्जा कर लिया। अरे देखिए, यही तो मुश्किल है चुनाव। देखिए, यही अब समस्या है। आप कुछ कर लीजिए, कितनी 20 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, 550 किसानों की मौत हो गई, लेकिन इसके बावजूद वो जीतेंगे क्योंकि चुनाव आयोग उनके साथ है। आप जब से बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनी है, एक भी डेवलपमेंट स्कीम पे कोई डिस्कशन, किसी डिबेट देखी है आपने? केवल डिबेट ये देखी, इस पे अंडा फेंक दिया, उस पे टमाटर फेंक दिया, उसको मार दिया, उसका सिर फोड़ दिया, उसे नंगा करके घुमा दिया। यही खबरें आप 2 महीने से देख रहे हैं। ये खबरें क्या आप तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी से देख रहे हैं? वो अपने काम में लग गए, वो डेवलपमेंट के हाँ, काम में लग गए, ये लोग मार काम में पिटाई में लगे लग और गए। क्या। अच्छा, ये हर जगह करेंगे, ये उत्तर प्रदेश में भी करेंगे। तो अगर जी। अपोजिशन पार्टी नहीं चेती, और हम्म। ये जो राहुल गांधी ने कहा अगर नहीं समझे, अखिलेश यादव का भी जी। यही होने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर। इनके भी 100 आदमी जीतेंगे, उसमें 60 आदमी जो है वो अलग ग्रुप बना लेंगे, फिर उसके बाद चुनाव चिन्ह इनसे ले लेंगे साइकिल का, उसके बाद इनकी पिटाई होगी। अगर ये लोग चुनाव आयोग को कंट्रोल नहीं कर पाए, नियंत्रित नहीं कर पाए, सबका एक एक करके यही हाल होगा।
बिल्कुल, वो तो दिखाई पड़ रहा है, चूंकि तृणमूल कांग्रेस भी चुनाव से पहले बिल्कुल एक अलग ढर्रे पर चल रही थी और कहा भी जा रहा था कि उसको इंडिया गठबंधन के साथ रहना चाहिए। बहरहाल, अब जब ईरान पर हम लोग बात कर रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, ईरान की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस खामेनेई साहब के अंतिम संस्कार में शामिल होने का न्योता दिया गया था। बिहार के राज्यपाल और विदेश राज्य मंत्री को भेजा गया है। ये एक इसको भारत की जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, उसके लिहाज से आप इस फैसले को, जिन दो लोगों को वहां पर प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया है, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं अगर होता तो मैं तो ये राय देता कि मोदी जी को खुद जाना चाहिए था। कारण यह है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती ईरान से अपने बिगड़े हुए संबंध, जो बहुत अच्छे थे, हजारों साल के जी। संबंध थे, उसको सुधार लेते। लेकिन मुश्किल यह है ना, फूफा नाराज हो जाएगा। बल्कि एक फूफा नहीं है, दो दो फूफा हैं। एक अमेरिका में बैठा हुआ है, एक इजराइल में बैठा हुआ है, और उन दोनों से आप जानते ही हैं, एक आध महीने में हो सकता है एक फाइल निकल के आ जाए जिससे मामले, इसीलिए वहां सेकंड लाइन इन कमांड बनाने की कोशिश हो रही है कि अगला पद कौन लेगा। इसलिए फडणवीस, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, क्योंकि हो सकता जी। है कि उसके अंदर, फाइल के अंदर कोई रहस्योद्घाटन हो जाए। तो देखिए, सीधी सी बात है, वास्तविकता में राष्ट्रहित में यह है, राष्ट्रहित में यह है कि आप जी। ईरान रूस के साथ रहते और अमेरिका का साथ छोड़ देते, क्योंकि अमेरिका से आपको फायदा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं जी। फायदा होगा, वो केवल आपको एक्सप्लॉइट करेगा। दूसरी बात यह है कि इतनी दूर वो बैठा हुआ है, जब अपने वहां पे बहरीन में और दुबई में और बाकी जगहों पे अपने मित्र राष्ट्रों की मदद नहीं कर पा रहा है, तो आपकी मदद क्या करेगा वो? और आपके बगल में चीन जैसा दुश्मन बैठा हुआ है। पुराने रूस जैसे मित्र को आपने छोड़ दिया, ईरान जैसे मित्र को छोड़ दिया, अपने आर्थिक हितों का सरेंडर कर दिया, और अमेरिका आपकी मदद करेगा। अगर ये गलतफहमी अंदर है तो इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं हो सकती। लेकिन भाई ठीक है, आज के तारीख में चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग उनको इलेक्शन जिता देगा, लेकिन इतने बुरे दिन आ गए हैं। राम जन्मभूमि के अंदर, महाकाल के अंदर, बद्रीनाथ केदारनाथ के अंदर, हर जगह लाखों करोड़ों की चोरी हो रही है, हर जगह चोरी डकैती हो रही है। इससे 50-50 करोड़ में सांसद खरीदे जा रहे हैं, और इसी से इनकी राजनीति चल रही है। बिल्कुल, ये तो सीधे सीधे अब आरोप लग रहे हैं कि जो मंदिरों को लूटा गया है, वही पैसा यहाँ सांसद विधायक खरीदने में और सरकारें बनाने में बीजेपी लगा रही है। विपक्ष तो आरोप यही लगा रहा है। खर्चा कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं, इन सबकी जब जांच होगी तभी पता लगेगा। जांच कहीं किसी चीज की होनी नहीं है। मंदिर लूट लिया गया, लेकिन उसकी भी जांच किस तरह से हो रही है भी हम लोग देख रहे हैं। पर तमाम इन मोर्चों पर घिरी सरकार, ऐसा लग रहा है कि उसको इन सारी चीजों से कोई बहुत इनकी परवाह नहीं है। और जैसा आप बता रहे हैं कि परवाह इसलिए नहीं है क्योंकि जनता की परवाह, मतदाताओं की परवाह तब होती है जब आपको डर हो कि वो आपको वोट नहीं देगा। वोट का इंतजाम आपने पहले ही कर लिया है, जब आप बता ही रहे हैं। और लगातार विपक्ष इस बात को लेकर, अभी सीजीआई को भी चिट्ठी लिखी गई है कि जो कुछ कर रहा है चुनाव आयोग, आप भी देखिए कुछ उसके लिए ये कम से कम संज्ञान खुद से लेना चाहिए। नहीं ले रहे हैं तो कम से कम पूरा का पूरा विपक्ष इसके लिए आपको पत्र लिख रहा है, तो देखिए क्या कुछ संज्ञान लेते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिन मोर्चों पर सरकार घिरी हुई है, और उसमें ईरान का मुद्दा भी है। ईरान पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का जो ढुलमुल रवैया रहा है, वो कहा यह जा रहा है, जो विशेषज्ञ हैं लगातार इस बात के लिए आगाह कर रहे हैं कि वो देश के हित में नहीं है, लेकिन सरकार अपने ही हिसाब से फैसले ले रही है। बहरहाल, आगे क्या कुछ होता है अब वो देखने वाली बात होगी। 20 तारीख से मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अखिल स्वामी जी इस बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं।